हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले आपका 10th साइंस का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपका फिजिक्स पार्ट का भी पहला चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में। ओके, तो ग्रेविटेशन वर्ड से तो आपकी जानकारी पहले से होगी। ग्रेविटेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे अब तक। ओके, ग्रेविटेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। ये सब अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ओके, और ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी? ग्रेविटेशन की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। ओके, तो सर आइजैक न्यूटन ने हमको क्या बताया फॉर्मूला में ग्रेविटेशन के बारे में? दैट ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज and it is also inversely proportional to the distance between the to the square of the distance between the two masses. Okay, तो ये अगर सिंपल फॉर्मूला में जानेंगे तो he said that F is equals to G into M divided by R square. So this formula जो न्यूटन जी ने हमको दिया F is equals to GMM upon R square, ये फॉर्मूला was a milestone in the physics thing. ओके, एंड ये फॉर्मूला तक पहुंचने को ह्यूमन रेस को करीब करीब 200 से 300 साल लग गए। सिर्फ न्यूटन जी का हाथ नहीं है इसमें। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्वड इन हु इवॉल्व्ड द फॉर्मूला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइनली वी गॉट दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये न्यूटन जी को कैसे पता चला? दिस इज इट। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इट हैज टू बी प्रोपोर्शनल टू द मासेस एंड इट हैज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये न्यूटन जी को कैसे पता चला? ये न्यूटन जी को कैसे पता चला, ये जानने के लिए हमको न्यूटन के टाइम में जाना होगा। ओके, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब न्यूटन जी ने पहली बार अपना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था। यस इंडीड, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इन्वेंशन भी न्यूटन जी ने ही किया है। तो इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से न्यूटन यूज्ड टू गेज एट द स्काई इन द नाइट। Okay, so he used to observe at what movements of the planets around the solar system. Okay, and he also used to look after the moon orbiting the earth. So ये सब made Newton wonder. So what did Newton wonder actually? He had three major questions in his mind, running in his mind. What were the three questions? देखो ये चैप्टर यही 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड है। अगर हम जान सकते हैं इसका आंसर देन वी नो व्हाट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस न्यूटन हैड इन हिज माइंड? तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इज द मून मूविंग? चक्कर क्या है, मून मूव कैसे हो रहा है अर्थ के बाजू में? एंड द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ? पहले तो मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन था, मून का मूवमेंट का सोल्यूशन कहां से है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ऑर्बिट कैसे कर रहा है, यानी कि जा तो रहा है, वापस वहां कैसे आ रहा है, वापस वही पॉइंट पे आ रहा है। सो हाउ इज द मून ऑर्बिटिंग? थर्ड क्वेश्चन दैट न्यूटन हैड वाज वन ऑफ द तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ही हैड, दैट व्हाई द मून सच एन हेवियर मास नॉट फॉलिंग बैक ऑन द अर्थ? हम छोटे पत्थर फेंक देते हैं एट अ हाइट, वो वापस गिरता है बैक टू द अर्थ। ओके, and if we talk about the moon, such an heavy mass, why is it not falling back on the earth's surface? So this were the 3 questions that Newton had. और अगर हमने यही 3 क्वेश्चंस के जवाब if we are able to figure out, if we are able to decode the answers of these 3 questions, we would know gravitation more better. Okay, तो आगे हम देखेंगे कि इन 3 क्वेश्चंस के जवाब न्यूटन को कैसे मिले। ठीक है, तो हमने इसके पहले क्या देखा? न्यूटन के 3 बड़े सवाल। ओके, अब न्यूटन के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको, न्यूटन के हेल्प करने के लिए हमको 2 टॉपिक के बारे में जानना होगा। ओके, पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन और दूसरा टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? ओके, सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? ओके, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट का मोशन एक सर्कल वाले पाथ पे होता है तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और हम मोशन के बारे में क्या जानते हैं? कोई भी मोशन के बारे में, फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स। न्यूटन्स लॉ, बरोबर 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स। तो बात यह है, सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इस पे फोर्स लगाता कौन है, फोर्स आता कहां से है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे।
ओके आपने काफ़ी बार किया भी रहेगा। आपको करना क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से पत्थर पे एक छोटा सा रस्सी बांध लीजिए एंड होल्ड द अदर हैंड ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग विथ योर हैंड। नाउ स्टार्ट रोटेटिंग इट। ओके नाउ दिस इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन। हो क्या रहा है, आपका स्टोन जो है दैट इज कमिंग इन राउंड्स इन अ सर्कुलर पाथ, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको समझना क्या है, जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जो मोशन हो रहा है, इसलिए जो फोर्स लगना चाहिए, ये फोर्स आ कहां से रहा है। तो आप देख सकते हो द फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर। So what happens in a circular motion is the force required to set the object in a circular path comes from the center of the orbit of the circle. बरोबर। तो नाउ अभी यही एक्सपेरिमेंट को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें हो क्या रहा है, इन द सर्कुलर पाथ the hand that is holding the string is continuously trying to pull the stone within the circle. ओके ये कंटिन्यूसली क्या ट्राई कर रहा है, वो स्टोन को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम द स्टोन दैट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इज ट्राइंग टू एस्केप द ऑर्बिट। यानी कि आप देखो, अगर आप जोर से घुमा रहे हो और छोड़ दो तो पत्थर कभी भी अंदर की तरफ नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज फ्लाई अवे। सो दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, देयर इज लिटिल ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग। ये द फोर्स दैट इज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज ट्राइंग to pull the stone inside and the object that is the stone is continuously trying to fly away. होता क्या है, because there is opposite forces, एक को बाहर जाना है, एक को अंदर आना है, okay, parallel forces, the stone is compelled to follow an orbital path. उसको वो एक ऑर्बिटल पाथ में ही रहना पड़ता है, वो कभी अंदर नहीं आएगा और ना कभी वो फ्लाई अवे हो पाता है। इस पूरे सर्कुलर मोशन में द होल थिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेलोसिटी एट विच इट इज मूविंग। वेलोसिटी कम हो गया, द स्टोन विल कम टुवर्ड्स द सेंटर। वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, द स्टोन विल फ्लाई अवे। सो इट इज सेट एट अ वेरी परफेक्ट वेलोसिटी, जिधर वो वही ऑर्बिट में घूमता हुआ रह जाता है। And this force that is making the stone move in circular path, इसको हम centripetal force बोलते हैं, यानी कि center seeking force, the force which is trying to pull the stone towards the center. ओके तो centripetal force यानी कि circular motion के बाद अब हम पढ़ेंगे केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। न्यूटन्स के क्वेश्चन को हेल्प करने के लिए हमने बताया था कि हम दो कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तो उसमें से सबसे पहला था सर्कुलर मोशन, जिसके बारे में अभी हमने देखा, और दूसरा था केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके तो केप्लर, जोहानेस केप्लर, ही इज़ अ फेमस मैथमेटिशियन। ही बिलोंग्ड टू द 16th century and he has done a notable work in the field of mathematics as well as in astronomy and astrology. Okay, so Kepler पहले ऐसे थे जिन्होंने प्लैनेटरी मोशंस के बारे में काफ़ी रिसर्च किया था, एंड ही हैड पब्लिश्ड हिज रिसर्च वर्क ऑल्सो एंड फेमसली नोन एज द केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केप्लर्स के स्टडी के हिसाब से व्हाट केप्लर स्टडीड अबाउट प्लैनेट्स वाज three laws to speak about Kepler's law is the first law. केप्लर ने बताया that when the planets orbit around the sun, they do not follow a circular path. Okay, instead they follow a elliptical path. Okay, केप्लर के पहले लोगों को लगता था कि the planets that revolve around the sun as the center, they followed a circular path, circle path में घूमते थे। बट केप्लर ने बोला it is not a circular path, it is an elliptical path. ओके मैथमेटिक्स में एलिप्स ये शेप क्या होता है, अगर आप एक सर्कल ले लो, उसको थोड़ा साइड से दबा दो, ओके द शेप दैट यू गेट इज एन एलिप्स। ओके अनलाइक द सर्कल हैज वन सेंटर। एलिप्स का एक सेंटर नहीं होता है बल्कि दो फोकाई होता है। ओके तो जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, इन दैट एलिप्स जिधर उसके दो फोकाई है, वी प्लेस द सन इन वन ऑफ द फोकाई। ओके तो यहां सन का पोजीशन है और ये पाथ पे, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पाथ पे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को। ओके सारे प्लैनेट्स दे ऑर्बिट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके दिस वाज केप्लर्स फर्स्ट लॉ दैट
the orbit of planets is not a circular path but it is an elliptical path. और यहां से इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन केपलर ने और एक चीज क्या किया था, बिकॉज द शेप ऑफ द ऑर्बिट इज एन एलिप्स, देयर ऑलवेज एग्जिस्टेड अ पॉइंट विच वॉज क्लोजेस्ट टू द सन, and there also existed a point which was also the farthest from the sun. जैसा आप देख सकते हो इधर, ओके, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर प्लैनेट आ रहा है तो ये सबसे नजदीक वाला पॉइंट है जब वो सन के साथ है, और एक दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो, दिस इज द फारदेस्ट पॉइंट वेयर अ प्लैनेट कैन बी इन फ्रंट ऑफ द सन. अब ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके मदद से केपलर का सेकेंड लॉ बना. इन द सेकेंड लॉ व्हाट डिड केपलर से? सेकेंड लॉ was about the speed of the planet orbiting the sun. Kepler said that always the planets swept equal areas in equal time. मतलब क्या है? देखो, इसमें ऐसा आपको एक समझना है, when the planet is closest to the sun it moved quickly. ओके, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है यहां प्लैनेट का मूवमेंट बहुत क्विक है. और दूसरा, when it was the farthest it moved the slowest. जब वो दूर था सन से, it was the speed of the planet was also the slowest. तो इसके वजह से फर्क ही नहीं गिरता था कि सन से दूर है या सन से बाजू में है. जो एरिया कवर कर रहा है, जो एरिया स्वीप कर रहा है प्लैनेट, इट ऑलवेज रिमेन्ड सेम ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया स्वेप्ट. ओके, सो दिस इज केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. केपलर का जो थर्ड लॉ था सबसे इंपॉर्टेंट था तीनों में, और ये लॉ से, दिस लॉ पर्टिकुलरली हेल्प्ड न्यूटन इन डिड्यूसिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ. ओके, तो इसमें केपलर ने दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताया. द फर्स्ट क्वांटिटी वाज टी एंड द सेकेंड क्वांटिटी वाज आर. ओके, केपलर ने टी, हियर इन दिस फॉर्मूला टी इज रिफर्ड टू द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, and r is the distance between the planet and the sun. He said in this particular third law, he said that t square is directly proportional to r cube, meaning that the time taken by a planet, the square of the time taken by a planet to complete a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the distance between the two planets. And what was magic about this third law, कि दिस अप्लाइड फॉर एवरी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हर प्लैनेट का अगर आप डिस्टेंस का स्क्वायर निकालोगे, डिस्टेंस यानी कि टाइम का स्क्वायर निकालोगे रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, इट वाज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट एंड द सन. सो दिस वाज केपलर्स थर्ड लॉ, और इसी के मदद से केपलर्स प्लैनेटरी मोशन लॉ ऑफ मोशन के मदद से और सर्कुलर मोशन के मदद से न्यूटन को ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिड्यूस करने में हेल्प होने वाला है, जो भी हम देखेंगे. आफ्टर सर्कुलर मोशन एंड आफ्टर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, there was a larger clarity to Newton now. Newton had a larger clarity of what was happening. Okay, पहले जो confused वाले स्टेट में थे अभी थोड़ा और क्लियर होने लग गया about how things are working around. न्यूटन को बिल्कुल वहाँ ही शुरू करना था जहाँ केपलर ने सारी चीज़ें छोड़ दिए थे. केपलर ने लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बना दिए थे एंड द लॉज वर्कड एग्जैक्टली फाइन, बट केपलर कुड नॉट फिगर आउट what was making the planets move in a certain formula like that. ओके, ये जो उन्होंने फाइंडिंग्स किया था ये ऐसे क्यों मूव हो रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन, एंड न्यूटन को एग्जैक्टली यही फिगर आउट करना था. तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूटन को बस वही फिगर आउट करना है वेयर केपलर लेफ्ट द होल वर्क. ओके, सो न्यूटन हैड टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली. देखो, ये तो लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बरोबर है, पर व्हाट वाज द बाइंडिंग फोर्स दैट वाज कीपिंग दिस मोशन ऑन. ओके, अब न्यूटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अनलाइक द सर्कुलर मोशन, प्लैनेट्स और सन के बीच में देयर इज नो स्ट्रिंग. जैसे कि वो स्टोन वाले एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे थे, देयर इज अ स्ट्रिंग, ओके, विच हेल्प्स इन पासिंग द फोर्स. तो वो स्टोन मूव हो रहा था. पर ये केस में, प्लैनेट्स के केस में ऐसा कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ना अर्थ या मून के बीच में कोई स्ट्रिंग नहीं है, ना प्लैनेट्स या सन के बीच में कोई स्ट्रिंग नहीं है. सो व्हाट वाज दैट बाइंडिंग फोर्स, न्यूटन को बस यही पता करना था. ओके, एंड आफ्टर लॉट ऑफ गोइंग थ्रू दिस mathematical expressions that Kepler left,
न्यूटन वॉज जस्ट फिगरिंग आउट क्या है, वॉट इज नेक्स्ट एंड वॉट दैट इज मिसिंग. ओके, एंड देन when all these things was happening, one day finally the apple fell down. Okay, this was that moment when Newton realized what he was missing. Okay, when the apple fell down, something amazing struck Newton. Okay, what he was wondering by that time, the apple fell on the surface of the earth. That means something is pulling the apple back to the earth. Okay, now he said the earth, let us assume the earth in this case as a mass. He said the earth is a mass, the apple is a mass. He said he is assuming all these things, that every mass attracts every other mass in the universe. Okay, very important thing to understand is, in the universe every masses of the universe attract each other in a particular formula. This particular formula is what he was looking for. कौन से इसमें वो अपने आप को अट्रैक्ट करते. Because an apple was an insignificant mass, it fell back on the earth. Compared to a moon was a significant mass. Like when the earth is trying to pull the moon is also parallelly trying to pull the earth. And this was termed as an attractive force. So न्यूटन के लिए क्लैरिटी क्या था? द फोर्स दैट बाइंड्स प्लैनेट मूवमेंट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स का हेल्प्ड हिम इन डिड्यूसिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. That is, he said that the gravitational force, or here we say the attractive force between the planet, is directly proportional to the masses of the two objects. यानी कि जितना significant masses उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स, जितना इनसिग्निफिकेंट मासेस उतना कम अट्रैक्शन फोर्स. सो दैट इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्मूला विच सेज दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज. ठीक है. न्यूटन ने अभी तक अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का फर्स्ट हाफ डिस्कवर कर चुके थे. यही डिस्कवरी के साथ न्यूटन को भी याद आया केपलर्स का थर्ड लॉ. अगर आपको याद है केपलर्स का थर्ड लॉ क्या बोल रहा था? टी स्क्वायर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर आपको पता है, टी स्क्वायर वॉज द स्क्वायर ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्लैनेट्स टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर क्यूब. आर क्यूब क्या था? आर क्यूब वॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लैनेट्स. ये वाला थर्ड लॉ न्यूटन को स्ट्राइक हुआ. And he was personally interested in this formula about the role of R cube. R cube था ना थर्ड लॉ में, उसके बारे में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था. ओके, what Newton observed about the third law was कि R cube played a very important role in this attractive forces, in this binding forces. उनके हिसाब से डिस्टेंस बहुत मैटर करता था अट्रैक्टिव फोर्स के लिए. यानी कि ये ऐसे समझते थे कि डिस्टेंस दो प्लैनेट्स या दो बॉडीज के बीच में जितना ज़्यादा उतना अट्रैक्टिव फोर्स कम, और जितना कम डिस्टेंस यानी कि प्लैनेट और सन के बीच में उतना अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा. Okay, so he equated this as what? That the attractive force or the gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun. Okay, so this became the second half of the Newton's gravitational formula, that F is inversely proportional to the square of distance between the planet and the sun. So अब न्यूटन का फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्मूला और न्यूटन का सेकेंड हाफ ऑफ द फॉर्मूला कंबाइन करके बना अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So what does universal law of gravitation says? That gravitational force is directly proportional to the product of the masses of the two body, and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So this is how we got the formula. Okay, so बहुत सारा काम हुआ है इसके पीछे. It is not only Newton. There is a share of Kepler. There is a share of Galileo in this. Tycho Brahe का काम है इसमें. So all together we got this formula. ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में व्हाई डिड न्यूटन यूज्ड
द इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स डिस्टेंस स्क्वायर का जो नीचे लिखा है दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इसके लिए हमको एक डेरिवेशन देखना होगा. इस डेरिवेशन में हम बताते हैं कि वाई न्यूटन एग्जैक्टली यूज दैट इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है. हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देखेंगे. ओके, तो व्हाट वाज न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ? न्यूटन सेड दैट द ग्रेविटेशन फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, ये उनका फॉर्मूला था, ये तो हमने पढ़ा. ओके, एंड इसको अगर हम फर्दर ये करेंगे, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमको एक कांस्टेंट टर्म लाना होगा. द कांस्टेंट टर्म वाज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मेकिंग द फॉर्मूला g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम दिस r स्क्वायर? ये r स्क्वायर क्यों लिया? हम इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम द इनवर्स स्क्वायर लॉ? ओके, न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स और डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू प्लैनेट्स के बीच में रिलेशन क्यों सेट किया? तो ये समझने के लिए हमको हेल्प लेना होगा केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में. ओके, व्हाट डिड केपलर से इन द थर्ड लॉ? केपलर सेड इन द थर्ड लॉ that the time square of the time required by the planets to complete the revolution was directly proportional to the cube of the distance between them, that is t square was proportional to r cube. Now this Kepler's third law will actually, Kepler's law है तो मैं इधर Kepler's law को KL लिख देता हूँ, Kepler's third law. ओके, दिस विल एक्चुअली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि न्यूटन ने अपने ग्रेविटेशन के फॉर्मूला में इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों यूज किया, यानी कि 1/r स्क्वायर क्यों यूज किया. ओके, तो इसके पहले इसको डिराइव करने के पहले हम क्या करते हैं, हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम है ना, द सेंटर सीकिंग फोर्स, जो हमने इसके पहले किए थे. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r. ठीक है, तो अभी व्हाट इज v? v इज वेलोसिटी. v इज व्हाट? वेलोसिटी. ओके, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. बरोबर. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डिस्टेंस? ओके, द डिस्टेंस of the orbit of the planet. Okay, so the distance कितना हो गया? The distance is equal to the circumference of the orbit. और अगर हम ऑर्बिट को सर्कल मानते हैं, ओके, हम कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट बात कर रहे हैं. इधर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट बात कर रहे हैं. और अगर हम ऑर्बिट को सर्कुलर मानते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2πr होता है, और टाइम को हम डिनोट करेंगे बाय लेटर t. Okay, so this is the value we are going to use for letter V here. ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूं. तो V का ये नया वैल्यू हम सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं. इसके लिए मैं इसको अलग से हाईलाइट करके रख देता हूं. ओके, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r. तो मैं क्या कर देता हूं, V को अलग कर देता हूं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू, वी को अलग करना है तो एम और आर अलग हो गए, एंड इनटू वी स्क्वायर. ठीक है, अभी एम और आर भी मेरा वी जैसे लग रहा है तो इधर मैं आर प्रॉपर लिखता हूँ. इनटू वी के जगह पे वी का नया वैल्यू क्या है? 2πr अपॉन टी. पर वी नहीं है, वी का स्क्वायर है, तो ये पूरे टर्म को क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा. तो देखो आगे क्या होगा, m अपॉन, मैं r ऐसा डालता हूँ. नाउ दिस लुक्स लाइक r. ठीक है, इनटू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा. पाई का स्क्वायर क्या होगा? पाई स्क्वायर होगा. r का स्क्वायर क्या होगा? r स्क्वायर होगा. और t का स्क्वायर होगा t स्क्वायर. ठीक है, अभी यहाँ से एक r कट हुआ, यहाँ से एक r कट हुआ, तो बचता क्या है आपके पास? देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, 4, ये m, ये पाई स्क्वायर बचा, और r स्क्वायर में से एक r चला गया तो एक r बचता है, और नीचे t स्क्वायर बचता है. अब हमको क्या करना है? हमको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r स्क्वायर करना है.
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर? क्योंकि हमको कनेक्शन बिठाना है केपलर के थर्ड लॉ के साथ। तो देखो इधर क्या होगा, यहाँ कौन कौन बच गया, 4 बच गया, पाई स्क्वायर बच गया, m बच गया और r बच गया इधर ऊपर। नीचे कौन बच गया, कैपिटल T स्क्वायर बच गया। ओके, मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, आर स्क्वायर से। डिवाइड किससे करने वाले हो, आर स्क्वायर से। तो यहाँ क्या होगा अगला स्टेप, देखो 4 पाई स्क्वायर m, r इंटू आर स्क्वायर बिकम्स आर क्यूब, और ये नीचे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला को वापस इधर लिखता हूँ, ये जो हमको आया है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस फॉर्मूला में, ये जो हमको आया है इसमें आर क्यूब और टी स्क्वायर को थोड़ा अलग कर देता हूँ, आपको समझेगा क्यों कर रहा हूँ करके। सो लेट मी राइट, फोर्स इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m, ओके, और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, मेरे को क्या अलग करना था, आर क्यूब अलग करना था और टी स्क्वायर अलग करना था। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो अगर मुझे इधर इक्वल टू करना है तो मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म लाना होगा और फिर ये आर क्यूब। ओके, दैट मीन्स आर क्यूब अगर नीचे आ जाता है, व्हाट इज इट, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट। तो देखो इधर भी क्या है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब एक्चुअली क्या है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, बरोबर। टी स्क्वायर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज व्हाट, इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इधर हम क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर into this क्या है, if this is k, t square upon r cube is k, then r cube upon t square, यानी कि उसका उल्टा r cube upon t square is 1 upon k। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, f is equals to, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, 4 is a number, it is constant, pi is a value, it is also constant, m mass of the body चेंज होगा क्या, नहीं, mass of the body is also constant and this is already a constant term। ओके, तो देखो 1 2 3 4 ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैं लिखता हूं कांस्टेंट इनके जगह पे। ओके, आर स्क्वायर इज नॉट अ कांस्टेंट, तो उसके जगह पे लिखेंगे इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कांस्टेंट टर्म को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, दैट एफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज इनवर्स स्क्वायर लॉ, विच इज इन द ग्रेविटेशन फॉर्मूला आर स्क्वायर। ठीक है, देखो बहुत इजी है। हमने क्या किया है, हमने शुरू किए थे सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वी जो है उसका नया वैल्यू हमने अज्यूम किया, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टी। ओके, ये 2 पाई आर अपॉन टी किधर से आया, यहाँ से आया। ओके, दैट इज वी मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज द डिस्टेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट, कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, द डिस्टेंस टेक ऑफ द ऑर्बिट of the planet to revolve around the sun, so that distance को हम circular orbit मान रहे हैं यहाँ पर, therefore it is taken as 2 pi r, time is denoted as t, तो v के जगह पे हमने 2 pi r upon t the whole square किया। ओके, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर एंड t का स्क्वायर t स्क्वायर। यहाँ से एक r कटा, यहाँ से एक r कटा, बचे हुए वैल्यूज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, व्हाट वाज द वैल्यू, 4m पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। सो नाउ in this stage what are we doing, we are multiplying and dividing by r square। तो ऊपर भी r square multiply, नीचे भी r square multiply, तो ये हो गया आपका r square के साथ multiply। after the multiplication we are left off with this value। so in this value मैंने क्या किया, r cube और t square को अलग किया, because r cube upon t square is actually what, it is a constant term। अभी हम अगर ये पूरे इसमें इक्वेशन में देखेंगे, all the other terms
अदर देन आर स्क्वायर, आर कांस्टेंट टर्म, तो मैंने किया दैट एफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 1/r²। ये कांस्टेंट टर्म हमने हटा दिया तो इट बिकम्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ न्यूटन assumed the inverse square law in the universal gravitational law। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम ये देख रहे थे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रोल है इन रेगुलेटिंग द प्लैनेट्स मूवमेंट। ओके, यानी कि प्लैनेटरी मूवमेंट जो भी होते हैं अराउंड द सन और द मून्स मूवमेंट अराउंड द ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, इसमें ग्रेविटेशन का क्या रोल रहा है एज एन अट्रैक्टिव फोर्स, अब तक हमने जाना है। ओके, अभी हम थोड़ा स्पेस से ऊपर से नीचे आकर वी विल टॉक अबाउट सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारा यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू होता है, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ दिस ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ में ग्रेविटेशन कहाँ काम आता है, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यही हम यहाँ से आगे देखेंगे। ओके, तो हमको अगर जानना है कि ग्रेविटी का सरफेस ऑफ द अर्थ से क्या लेना देना है, ओके, अब तक तो हम प्लैनेटरी मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो सरफेस ऑफ द अर्थ में ग्रेविटेशन काम आता है क्या, तो हमको एक इजी क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए हमसे। ओके, व्हाट विल हैपन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ देयर इज नो ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है नहीं तो क्या होगा, जरा सोचिए इसके बारे में। ओके, नाउ यू विल क्विकली रियलाइज कि इफ देयर इज नो ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, things will start to float. The stone that is on the ground will float, okay, and the benches in the park will float, the cars will float, okay, when someone is trying to pour water into your glass, so what will happen is वो पानी तो डाल रहा है but it is not sure कि वो अभी ग्लास में आएगा, it may float sideways। so everything that is firm on the earth has got a connection with gravity. Without gravity nothing will stand firm on the surface of the earth। बहुत important role play करता है gravity on the surface of the earth। okay, and if you realize, you know, with the apple connection, it is the gravity because of what the apple falls down, it is gravity which keep things rooted on the surface of the earth। okay, होता क्या है, when anything is up, all the objects are attracted towards the center of the earth। center of the earth में क्यों attract होते हैं, because that is where the mass of the earth is concentrated। ओके, पूरे अर्थ का मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ में। तो कोई भी चीज आप फेंको तो वो साइडवेज नहीं जाएगा, इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, एंड दिस इज इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हेन यू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड्स, the stone, what is happening with the stone is the stone is traveling upwards, and gravity क्या कर रहा है, gravity is trying to pull the stone down। तो इसमें क्या हो रहा है, the stone in the upward motion, उसका velocity reduce हो रहा है। okay, gravity is trying to reduce the velocity, and after a certain height, after a certain point, the stone will fall down। if there was no gravity, this stone will continue to go upper and upper, and at a time it will start flying away outside the earth's orbit। okay, so that is how the gravitational force is important on the surface of the earth। imagine a earth without the gravity, आपको gravity का importance पता चल जाएगा, what is its importance on surface of the earth। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस सरफेस ऑफ द अर्थ पे जानते हैं, तो यहां से हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शायद आपने इसके पहले भी सुना होगा। ओके, एक्सीलरेशन, व्हाट डज द वर्ड एक्सीलरेशन मीन्स? एक्सीलरेशन मीन्स चेंज ऑफ स्पीड ओवर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्पीड जैसा चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि स्पीड एक्सीलरेट हुआ है। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब यहां जो स्पीड में डिफरेंसेस आ रहा है इसका रीजन अगर ग्रेविटी है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो अर्थ के सरफेस पे गिरते हैं, दे हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एंड दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम टर्म करते हैं बाय द लेटर अल्फाबेट स्मॉल लेटर जी। स्मॉल लेटर जी ऑलवेज रिफर्स टू व्हाट? द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ओके और उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। मतलब अर्थ पे कोई भी, अर्थ के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा करके हमने एक वैल्यू कैलकुलेट किया है एंड दैट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आप आगे देखेंगे कि हमको ये 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला कैसा, इसका एक डेरिवेशन है जो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम डिराइव करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या डिराइव कर रहे हैं हम? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक चीज आपको याद रखना है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर जी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, स्मॉल लेटर जी is acceleration due to gravity and what is capital letter G? Capital letter G is universal gravitational constant। दोनों अलग है, ओके दोनों अलग क्वांटिटी है, कांस्टेंट। ठीक है, ये वो जी है जो न्यूटन के फॉर्मूला में, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला में ना, ये वो वाला जी है एंड दिस जी इज व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट नाउ। ओके, नाउ व्हाट डज दिस जी सिग्निफाइज? दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बरोबर, यानी कि ग्रेविटेशन की वजह से कितना एक्सीलरेशन गिरता है एक बॉडी के ऊपर, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट। ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू टेक टू थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। ओके, वन इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये चीज को कंसीडर करोगे। ओके, और दूसरा चीज जो आपको कंसीडर करना है दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा था, दैट द फोर्स is always equal to the product of the mass into acceleration. Force is what? Force is equal to mass into acceleration. This is what Newton said in the second law of motion. और यहाँ universal gravitational force में न्यूटन ने क्या कहा था? What is the value of gravitational force? That force is equals to capital G m1 upon m2 upon r square, बरोबर। अभी as we are talking about forces here, that means देखो दोनों का LHS सेम है, फोर्स है, so that means this is equal to this quantity। but एक करेक्शन हमको इधर करना है, because this acceleration is because of gravity, ये acceleration किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो this becomes F is equals to m into g and this g denotes the acceleration due to gravity। अब हम देखते हैं that this is F, this is also F। okay, so as the LHS is equal we can say that the RHS are also equal। so force is equals to this force। तो ये ऑरेंज वाले फोर्स का वैल्यू क्या है? दैट इज mg is equals to, what is this? g m1 m2 upon r square। here m1 refers to mass of the object और इधर भी m1 refers to mass of the object, so as we can see mass of the object on both sides, both of them get cancelled away। so what is the little g left off with? the little g is left off with, देखो इधर क्या है? g mass of the second object, that is in this case the earth and the distance between the earth and the object। ठीक है, so this is the formula। okay, ये किस चीज का फॉर्मूला है? this is the formula for calculating what? acceleration due to gravity which is denoted by small letter g। ओके, अभी यही फॉर्मूला को यूज करके हम स्मॉल लेटर g का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो इन दैट केस स्मॉल लेटर g इज इक्वल्स टू व्हाट? ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। मास ऑफ द अर्थ कितना है?
6 इंटू 10⁻²4 ये मास ऑफ द अर्थ हो गया. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, दैट इज 6400 किलोमीटर. ठीक है. अब जब हम इसको सबको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका आएगा वैल्यू ऑफ जी, ये इसको कैलकुलेट करने के बाद, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट वी यूज एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ऑल आवर प्रॉब्लम्स. अभी आपको ध्यान क्या देना है इसमें, देखो ये हमने ये रेडियस के लिए ये कैलकुलेट किया है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर वाज द रेडियस फॉर दिस. तो अगर रेडियस में फर्क आएगा, इफ द रेडियस विल वेरी, what is going to vary? The acceleration due to gravity also will vary. Okay, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा. So this is what we were looking for, that is acceleration due to gravity. Okay, simple सा derivation है. I hope you understood what is acceleration due to gravity and how did we derive the value 9.8 meter per second square. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने g का वैल्यू कैलकुलेट किया था विच इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अभी यही g के ऊपर हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g. ओके, तो g का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये जो वैल्यू है ये वेरी होता है इफ द रेडियस चेंजेस. ओके, नीचे के फॉर्मूला में यू हैव r बरोबर. इफ द रेडियस चेंजेस द वैल्यू ऑफ g ऑल्सो चेंजेस. इट इज नॉट कॉन्स्टेंट लाइक द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. ओके, कैपिटल G का वैल्यू जैसा कॉन्स्टेंट है वैसा वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज नॉट कॉन्स्टेंट. वो डिफर होता है किसके हिसाब से, रेडियस के हिसाब से. तो अभी हम उसको 3 सब टॉपिक्स में लेते हैं. ओके, does the value of g varies on the surface of the earth. surface of the earth में हम अलग अलग जगह पर जाएंगे तो g का वैल्यू सेम रहेगा कि अलग अलग डिफर होगा. ओके, तो इसका जवाब ये है the surface of the earth is not a proper spherical. the earth is not a proper sphere बरोबर. so because of the rotation of the earth क्या होता है, it bulges towards the equator. यानी कि इक्वेटर के इधर थोड़ा अर्थ बाहर के तरफ आया है एंड टुवर्ड्स द पोल थोड़ा अंदर के तरफ गया. सो इट इज नॉट अ प्रॉपर स्पीयर. यानी कि इक्वेटर की तरफ थोड़ा बल्ज आउट हुआ है, यानी कि अर्थ का रेडियस यहां ज्यादा है. पोल की तरफ थोड़ा अर्थ अंदर है, यानी कि अर्थ का रेडियस टिल द सरफेस ऑफ द अर्थ यहां कम है. तो जी का वैल्यू कहां कम कहां ज्यादा रहेगा, जहां रेडियस ज्यादा है दैट इज नियर द इक्वेटर, जी का वैल्यू कम रहेगा. ओके, और जहां रेडियस कम है दैट इज नियर द पोल, जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा. So this was on the surface of the earth. अब हम बात करते हैं at a height. सरफेस से थोड़ा ऊपर अगर चले जाते हैं तो g का वैल्यू डिफर होता है कि नहीं होता है. ओके, छोटे छोटे हाइट्स के लिए g का वैल्यू डिफर नहीं होता है. जैसे कि आप सरफेस ऑफ द अर्थ में आपको जो g का वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करते हैं तो रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टिल द सरफेस इज 6400 किलोमीटर. अब प्लेन्स उड़ते हैं, कौन से डिस्टेंस पे उड़ते हैं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उड़ते हैं. सो यू नो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टिल द प्लेन इट इज हाउ मच, 6400 प्लस दैट 10-12 किलोमीटर मेकिंग इट 6410 किलोमीटर्स. तो ये मामूली सा नेग्लिजिबल हाइट में जब डिफरेंस आता है ना तो जी का वैल्यू वहां डिफर नहीं होता, इट इज स्टिल 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट्स विच आर सिग्निफिकेंट, थोड़ा बड़े हाइट्स की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहां इस चीज की वजह से, ये हाइट की वजह से वैल्यू ऑफ जी पे फर्क गिरता है. As you move away from the center of the earth, you have to remember that the value of g will decrease. Okay, 9.8 से it will start falling down. Okay, again, once again मैं बता रहा हूं, as you move away from the center of the earth, the value of g will decrease. So at a greater height from the surface of the earth, the value of g will be less than 9.8 meters per second square. तो अभी हमने surface of the earth पे देख लिया value of g. Okay, is it the same or not the same? Okay, हमने at a height देखा है. अभी हम इन द डेप्थ देखते हैं, यानी कि इफ वी एंटर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. तो ये क्वेश्चन में आप सबको लगता होगा
क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द अर्थ के नजदीक जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी बढ़ता रहेगा, विल बी ग्रेटर देन 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बरोबर, यही लग रहा था आपको, पर ऐसा होता नहीं है। इन दिस केस आप समझो यू आर मूविंग इनसाइड द अर्थ। जैसे देखो ये डायग्राम में जैसा दिख रहा है, इफ यू इनसाइड एट अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ विच इज इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आप जैसे अंदर आ गए हो तो अर्थ का मास भी तो रिड्यूस हो गया है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो बाहर आपके पॉइंट के ऊपर का जितना भी अर्थ का पार्ट है उसको नहीं गिनेंगे हम मास ऑफ द अर्थ में, बिकॉज एट दैट पॉइंट विल कैलकुलेट दैट टू बी द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वहां से मास ऑफ द अर्थ रिड्यूस हो गया है। तो मास ऑफ द अर्थ रिड्यूस हो गया है तो ग्रेविटेशन का ये जो वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी है जी का वैल्यू भी डिफर होगा। सो दैट मीन्स जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी स्टार्ट्स ड्रॉपिंग डाउन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमको नॉर्मली ऐसा लगता है क्योंकि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रहा है, तो अभी हम सेंटर की तरफ आएंगे तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होता, इट इज ओनली टिल द सरफेस। सरफेस के अंदर अंदर जब आप आने को लगते हो तो यू आर रिड्यूसिंग पैरेलली व्हाट, द मास ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कम हो रहा है ना, तो मास ऑफ द अर्थ भी तो साथ में कम हो रहा है। ओके, तो मास ऑफ द अर्थ कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी पे डिफरेंस आएगा एंड इट विल बी लेसर देन 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद कैसे रखना है, ऑन द सरफेस इट इज नियर अबाउट 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कुछ जगहों पर हाइट एल्टीट्यूड की वजह से डिफरेंसेस आएगा। थोड़ा ऊपर जाते हो तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, थोड़ा नीचे आओगे तो अगेन वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा है, व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटेशन का अर्थ के सरफेस पे क्या काम है। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है, दैट इज वेट एंड मास। ओके, तो वेट यानी कि यू माइट हैव कैलकुलेटेड योर वेट, माई वेट इज 65 kg, 70 kg, 80 kg एंड ऑल। सो फिजिक्स में व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास। सो फिजिक्स क्या बोलता है, मास इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर दैट द बॉडी इज मेड अप ऑफ। ओके, व्हाट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mass of any object is the amount of matter that particular object is made up of. Okay, and it does not change on different planets also. मतलब the mass is constant, the mass of any body is constant. आप कोई भी planet में लेकर जाओ, mass calculate करो तो आपको mass same ही आएगा. Okay, and the SI unit of mass is kg. Now what is weight? Now weight is the force that the Earth's gravitation force applies on a particular mass. What is weight? Weight is the force applied by the Earth's gravitation force on a particular mass. अगर इसको फॉर्मूला में बताएंगे तो weight is equals to mass, that is m, multiplied by small g, that is acceleration due to gravity. So weight is nothing but m into g. And what is mass? Mass is the actual matter contained by the body. तो ये दो कंसेप्ट हमको बहुत काम आते हैं, बिकॉज मास जैसे मैंने बताया था इट इज कांस्टेंट। आप कोई भी प्लैनेट में जाओ आपका मास डिफरेंट नहीं आएगा, बट बिकॉज वेट के फॉर्मूला में वेट इज इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू जी, तो जी कांस्टेंट नहीं है ना, जी चेंजेस। अब भी हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था, द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट, विथ हाइट इट डिफर्स, विथ डिफरेंट प्लैनेट इट डिफर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो, तो वेट डिफर करेगा हर जगह पर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फ्री फॉल। नाउ फ्री फॉल जैसे हमने देखा कि इट इज ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल इज अ स्टेट। व्हाट इज फ्री फॉल एक्चुअली, द वर्ड सेज इट, फ्री फॉल मतलब फ्री में गिरना, ऐसा नहीं। फ्री फॉल में क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, the only force acting on that object is gravity, तो हम बोलते हैं the object is in free fall। मतलब सर समझा नहीं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस पे बताएंगे एग्जाम्पल के साथ आपको। कैसा है, एट अ पर्टिकुलर हाइट से आप क्या कर रहे हो, यू आर थ्रोइंग डाउन द बॉलिंग बॉल एंड द फेदर, एक फेदर और एक बाउलिंग बॉल को आप साथ में ड्रॉप कर रहे हो। सो यू ऑल नो व्हाट हैपेंस, हु कम्स फर्स्ट, पहला कौन गिरेगा, ऑब्वियसली द बाउलिंग बॉल, एंड द फेदर विल फ्लोट इट्स वे टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, हमें क्या पता है
क्योंकि द बाउलिंग बॉल इज heavier in mass, so it will reach the ground first, unlike the feather is a lighter mass, तो बहुत आराम से it will come down and reach the surface of the earth. But if this was under the state of free fall में क्या होता है, imagine this same two objects, that is the bowling ball and the feather, okay, उनके ऊपर बाकी barriers भी है अभी, okay. When the feather is falling down, okay, the atmosphere is playing an important role. It is playing the role of a friction. It is also equally pushing it upwards. और क्योंकि इसका मास कम है तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है. एयर रेजिस्टेंस फेदर पे ज्यादा है कंपेयर टू एयर रेजिस्टेंस ऑन द बाउलिंग बॉल. ओके, बाउलिंग बॉल जो स्पीड से गिर रहा है तो एयर उसको भी इट इज पुटिंग अ फोर्स, एयर इज एग्जिक्टिंग अ फोर्स ऑन द बाउलिंग बॉल ऑल्सो, बट इट इज कंपैरेटिवली लेसर. बाउलिंग बॉल के केस में द एयर रेजिस्टेंस इज लेसर, फेदर के केस में द एयर रेजिस्टेंस इज मोर. देयरफॉर दिस बाउलिंग बॉल विल फॉल डाउन क्विकली कंपेयर टू द फेदर जो आराम से गिरेगा. अभी अगर हम ये फैक्टर को हटा दें, कौन सा फैक्टर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फियर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर, तो क्या होगा आपको सुनने में शायद यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस, क्योंकि नाउ द ओनली फैक्टर्स एक्टिंग ऑन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट्स, रिगार्डलेस ऑफ देयर मासेस, दोनों साथ में गिरेंगे. The bowling ball and the feather will fall down at the same time. Why would it fall at the same time? Because दोनों के ऊपर एक ही फैक्टर एक्ट कर रहा है and that is gravity. Okay, so gravity दोनों के लिए सेम है, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके लिए भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. It has got no connection with their masses. It is pulling both of them with equal strength. तो दोनों साथ में गिरेंगे. तो इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं. फ्री फॉल इज अ स्टेट व्हेन द मोशन इज हैपनिंग एंड द मोशन का देयर इज ओनली वन इन्फ्लुएंस एंड दैट इज ग्रेविटी, तो उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी सुनते ही आपको ऐसा लगेगा फेमिलियर, यू हर्ड इट इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. 9th स्टैंडर्ड में हमको एक टॉपिक था, यस, पोटेंशियल एनर्जी करके. ओके, तो वहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया था, द एनर्जी अक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन. ओके, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन तो काइनेटिक एनर्जी था, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजीशन कौन था, पोटेंशियल एनर्जी था. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, mgh. ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट. दिस वाज आवर फॉर्मूला फॉर व्हाट, कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, एंड वी ऑल नो कि हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर होता है. ओके, मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस पे रखूँ तो द पोटेंशियल एनर्जी देयर इज जीरो बिकॉज द हाइट इज जीरो. ओके, व्हेन आई एलिवेट इट, जब मैं उसको ऊपर उठा के एक टेबल पे रखूँ या एक एट अ हायर अल्टीट्यूड पे रखूँ, देन द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इन अ बॉडी, इन एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो अभी अगर आपको यहाँ तक समझ गया योर 9th स्टैंडर्ड कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज पोटेंशियल एनर्जी, now we'll try to understand what is gravitational potential energy. अभी जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, हमारा 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक्स, हाइट जिस पे हम ऑब्जेक्ट को राइज करके रखने वाले, जहां भी उठा के रखने वाले, दोज आर रिलेटिवली स्मॉलर हाइट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. यानी कि देखो, हम जब पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट वाटर स्टोर्ड इन द डैम, विच इज लाइक क्लोजली व्हाट 10 फीट 20 फीट. ओके, तो 20 फीट का पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और समथिंग फॉल्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ टेबल और फ्रॉम द ट्री और समथिंग लाइक दैट. तो उसमें क्या हो रहा है, द हाइट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रिलेटिवली लेसर इन कंपैरिजन विथ हुम. किसके सामने ये हाइट कम है, ये हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ के सामने कम है. ओके, तो यहां आपका वो फॉर्मूला चल जाएगा दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh. नाउ इफ वी टॉक अबाउट heights which are comparatively equal to the radius of the earth, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, हम बात कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को 6000 किलोमीटर ऊपर लेके जाते हैं, तो वहां आपका ये mgh वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा. ओके, देयर आर वेरियस रीजंस क्यों नहीं चलेगा, दैट विल नॉट लुक इन दिस स्टैंडर्ड, विल लुक इन द फर्दर स्टैंडर्ड्स, बट देयर फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला mgh. वाई, आपको तो क्लियर पता ही होगा. When I am scaling a height, object's height,
विच इज कंपैरेटिवली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब मैं जब एक ऑब्जेक्ट को उतना ऊपर उठा रहा हूं जो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है, यानी कि सरफेस से 6000 किलोमीटर ऊपर उठा रहा हूं, आपको मालूम है किसका वैल्यू में डिफरेंस आएगा? वैल्यू ऑफ जी में डिफरेंस आएगा। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी वी नो व्हाट इज इट? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने ऊपर हाइट पे एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी डेफिनेटली चेंज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। हमको मालूम है एट हायर एल्टीट्यूड्स वैल्यू ऑफ जी reduces, at infinity value of g becomes 0। तो 6000 किलोमीटर हम इंफिनिटी नहीं बोल रहे, पर वैल्यू ऑफ जी तो बिल्कुल कम हो जाएगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी डिराइव्ड ऑल्सो बिकम्स लेस। तो ये mgh वाला फॉर्मूला वहां नहीं चलेगा। mgh का फॉर्मूला हम वहीं चलाते हैं जहां g हर जगह आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हो, पर ऊपर से 6000 किलोमीटर पे आप 9.8 नहीं लेते हो। हियर द फॉर्मूला वी यूज इज माइनस g capital m into m upon r, where my g refers to what? Gravitational constant. Capital M refers to what? Mass of the earth. And small m refers to what? Mass of the object जिसको हाँ आपने ऊपर उठाया है. And r refers to what? Radius of the earth. तो ये जो फॉर्मूला है दैट इज व्हाट वी हैव फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड रिमेंबर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों है और ये माइनस जी एम एम अपॉन आर कैसे डिराइव हुआ, ये आपके फर्दर स्टैंडर्ड्स में आप देखोगे। अब के लिए आपको बस ये याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर रैंक ऊपर कर देते हो देन इट बिकम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, whereas ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ में हमारा ये लास्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एज द नेम सजेस्ट, नो वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आपको उसमें इसका कनेक्ट मिल जाएगा। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च होते हैं? यू नो हाउ डू दे नो एट व्हाट स्पीड दैट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट शुड बी लॉन्च्ड? तो हमको पता है, वी नो समथिंग अबाउट द मून। हमने व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्लैनेटरी मूवमेंट्स, उसमें हमने बताया था कि द वेलोसिटी ऑफ द मून इज सो परफेक्ट इन द ऑर्बिट कि अगर वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? द मून विल फ्लोट अवे फ्रॉम द ऑर्बिट, एंड थोड़ा कम हो जाएगा, इट विल हिट बैक ऑन द अर्थ। So the moon is moving in such a perfect velocity that the moon never leaves the orbit. Okay, so this velocity is what we are interested in. This velocity, if we decode, if we understand how much is this velocity, we can launch our artificial satellites into the space and make them move like the moon around the earth. So after lot of research and lot of calculations, scientists actually found out how much was this value, how to formulate कि how much is the speed required by an object to cross the gravitational field of the earth and keep orbiting the earth. And this velocity, this exact speed, इसको हम क्या बोलते हैं? Escape velocity. So students, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एट द एंड व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इफ अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशन, if understanding the topic gravitation, which is such a complex natural phenomenon and which does not directly interact with your daily life also, अगर ये सीखना हमारे लिए इतना easy था, it was all because of the people who worked behind this. It is all because of people like Newton, or you say about Galileo, or you know Kepler. इनके वजह से it is easy for us to understand such a complex natural phenomenon. Also parallelly हमको ये भी समझना है कि ये सब जब ये काम कर रहे थे, when they were trying to figure out all these things, there was no modern equipments, observatories, you know, present there for helping them. You know, अब भी तो modern technologies है आपके पास, तब क्या था? When we are talking about the 16th century or even times before 16th century, they did not have modern technologies, and at that time also these people were very keen, curious about finding what is the mystery about all these planetary movements, and they gave us this gravitation in such a easy manner कि आज हम किसी को भी समझाने में तकलीफ नहीं होता है. Okay, and all this happened only because of the sheer will of some crazy misfits who thought that, you know, who were against
अगेंस्ट वॉट, अगेंस्ट द वर्ल्ड्स व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। इनको चीज़ों का देखने का तरीका अलग था, तो वो चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाए। ओके, सो दैट वॉज द एंड ऑफ दिस लवली टॉपिक ग्रेविटेशन। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया है। वी ऑल्सो सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर अहेड, यू कैन हैव अ वॉच ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, and thank you everyone for attending this gravitational course.